पुनरुद्भवन बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट। अगर पुनरुद्भवन की हम परिभाषा की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्षतिग्रस्त और विलुप्त शरीर के भागों का पुनः स्थापन हो जाता है, वह क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। मोस्टली सभी जंतुओं में जो शारीरिक क्षति होती है उनको ठीक करने या मरम्मत करने की क्षमता होती है। यह अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। यह विकसित और कार्यात्मक सजीव की जो पश्चभ्रूणीय अवस्था है उसके अंदर होती है। रीजनरेशन की कोशिकाएं भ्रूण की कोशिकाओं की तरह बहुत सक्षम या प्लूरिपोटेंट नहीं होती। इसका वातावरण एम्ब्रियोनिक वातावरण से अलग होता है। हम बात करते हैं टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट वो कोशिकाएं जो किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती हैं, और टोटिपोटेंट जो कोशिका होते हैं वो होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टोटिपोटेंट जो सेल हैं वो प्लेसेंटा और होल एम्ब्रियो के अंदर ग्रो कर सकती है, जबकि प्लूरिपोटेंट सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर आगे डेवलप हो सकते। आगे हम बात करें जंतुओं में पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन की क्षमता जंतु जगत के जो सभी अलग अलग फाइलम हैं उनमें अलग अलग होती हैं। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता है वो पाई जाती है, जैसे सीलियड्स में, स्टेंटर, स्पायरोस्टोम में यह क्षमता पाई जाती है। और स्टेंटर के अंदर पुनरुद्भवन की क्रिया मैक्रोन्यूक्लियस की उपस्थिति में आवश्यक है। और प्रोटोजोआ में केंद्रक युक्त भाग में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि अमीबा में। संघ सिलेंट्रेटा की बात करें तो इसमें ट्रेम्बले ने हाइड्रा के अंदर 1740 में स्टडी करी थी। साथ ही इन्होंने बताया सदस्यों में पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो बहुत विकसित होती है, और हाइड्रा के ये जो पोलिप फॉर्म होती है उसमें मेड्यूसा फॉर्म की अपेक्षा अधिक होती है। जहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हो किस तरीके से हाइड्रा के अंदर पुनरुद्भवन होता है और दो हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास टर्बिलेरिया के सदस्यों में पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता होती है या सुपर रीजनरेशन पावर होती है। प्लेनेरिया को ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में काटने पर जो भी इसके काट हैं वो प्रत्येक भाग से एक नया प्लेनेरिया विकसित हो जाता है। साथ ही भोजन की जो मात्रा है वो भी रीजनरेशन को प्रभावित करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आगे इसमें देखिए आप प्लेनेरिया के द्वारा किस तरीके से इसका प्रत्येक भाग से एक नया प्लेनेरिया विकसित हो रहा है। इसमें भी आप देखिए भोजन किस तरीके से पुनरुद्भवन को प्रभावित करता है। जैसे प्लेनेरिया को दो भागों में लंबवत काटने पर बाएं भाग को जो है भोजन दिया गया बी सी डी, बी सी और डी तो ये बड़े हैं, तथा दाहिने भाग को भोजन नहीं दिया गया ई एफ और जी, तो इससे छोटे प्लेनेरिया या उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता है वो थोड़ी स्लो हो जाते हैं। संघ एस्केहेल्मिन्थेस निमेटोडा गुट के सदस्यों में भी पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत लोअर होती है। ये केवल जो इनकी एक्सटर्नल सरफेस से उन जख्मों को सही कर सकते हैं। एनेलिडा की क्लास पोलिकीटा और ओलिगोकीटा के सदस्यों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। साथ ही जोंक अर्थात हिरुडिनेरिया के सदस्यों में पुनरुद्भवन की क्षमता है वो नहीं होती। संघ मोलस्का में जो पुनरुद्भवन की क्षमता है वो नहीं, लघु या बहुत कम होती है। घोंघो अर्थात क्लास गैस्ट्रोपोडा में जो इसका आई स्टॉक या नेत्र व्रंत सहित नेत्र और
इसके हेड के अन्य भाग और पाद काटने पर वे पुनरुद्भवित हो जाते हैं, किंतु उनका हेड है वो वापस नहीं बन पाता। सेफेलोपोडा में, ऑक्टोपस में इसकी भुजाओं को अगर काट दिया जाए तो वो वापस आ सकती हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पुनरुद्भवन से केवल टूटे हुए हानिग्रस्त जो उपांग है उनको रीजनरेट या पुनर्स्थापित करने की क्षमता होती है। क्रस्टेशिया के सदस्यों में जीवन की किसी भी स्टेज के अंदर जो इसके अपेंडेजेस है उनको रीजनरेट करने की कैपेसिटी रहती है, लेकिन जो इंसेक्ट्स है उनके अंदर ओनली लार्वा अवस्था तक ही रीजनरेशन कैपेसिटी रहते हैं। कुछ केकड़ों और मकड़ियों के पाद या जो शत्रु के द्वारा पकड़े जाने पर अपने आप ही टूटकर अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को ऑटोटॉमी भी कहते हैं तथा शत्रु से बचाव का ये उपयुक्त तरीका है। संग इकाइनोडर्मेटा के एस्टेरोइडिया अर्थात स्टारफिश, ओफियोरॉइडिया, ब्रिटल स्टार और क्रिनोइडिया सी लिलीज में अपनी भुजाओं और केंद्रीय बिंब के अंश टूटने पर उन्हें पुनरुद्भवन द्वारा निर्मित कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करें तो यूरोडिल जो एपोडा, एन्यूरा और यूरोडिला एम्फीबियंस के अंदर 3 क्लासेस है, उसमें यूरोडिला के अंदर पुनरुद्भवन की बहुत कैपेसिटी होती है। न्यूट और सैलामेंडर अपने लार्वा, अपने जो उनके पैर है के पुनरुद्भवन के अतिरिक्त पूंछ, बाह्य क्लोम, शीर्ष के अंशों को भी दोबारा निर्मित कर सकते हैं। फिशेज के अंदर टेडपो जो सीमित पुनरुद्भवन केवल पंखों में पाई जाती है। मेंढक में टेडपो अर्थात लार्वा अवस्था तक सीमित होती है। लिजार्ड्स, छिपकलियाँ ऑटोटॉमी जो जनरली हम देखते हैं छिपकली अपनी पूंछ है वो टूट जाती है और हिलती रहती है और छिपकली चली जाती है, कुछ दिनों में वो जो उसकी टेल है वो वापस रीजनरेट हो जाती है। बर्ड्स के अंदर लिमिटेड ओनली इन बीक यानी उसकी चोंच के अंदर है वो वापस होता है। मैमल्स केवल उत्तक पुनः स्थापन तक सीमित तथा हानिग्रस्त अंगों का पुनरुद्भवन नहीं होता, छोटी मोटी चोट है वो सही हो सकते हैं। रीजनरेशन की अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, क्रिया विधि, तो सैलामेंडर की स्टडी करने के बाद इन प्रोसेस के थ्रू होता है ये पता चला। घाव भरने की स्थिति, फेज ऑफ वुंड हीलिंग, ब्लास्टेमा, फेज ऑफ फॉर्मेशन, फेज ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन एंड फेज ऑफ री डिफ्रेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड ग्रोथ। इन जो स्टेप्स है इनके अंदर ये क्रिया होती हैं। पुनरुद्भवन एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके अंतर्गत सबसे पहले कटे हुए ठूंठ भाग में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद ब्लास्टेमा अर्थात रीजनरेशन बड का फॉर्मेशन होता है। जख्म के बंद अर्थात भरने के बाद पुनरुद्भवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चरण है वो संपन्न होता है। जो जख्म है उसके आसपास के भागों के ऊतकों में डी डिफ्रेंशिएशन होता है। जो सेल्स होती हैं वो डी डिफ्रेंशिएट होती हैं और इस क्रिया के द्वारा जख्म के निकटवर्ती भागों में अस्थि, उपास्थि, पेशी और संयोजी ऊतक आदि के आभ्यंतरीय एवं तंतु आदि लुप्त हो जाते हैं तथा इनकी कोशिका स्वतंत्र होकर जख्म को भर देते हैं और सभी कोशिका समान रचना की भ्रूणीय कोशिकाओं के जैसी होती हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो सबसे पहले सैलामेंडर के पंख को काटने के बाद एम्पुटेशन काटा, यहाँ से ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है, 1 टोक का डेवलपमेंट, फिर 3 टोक का डेवलपमेंट और 5 टोक का डेवलपमेंट। इस तरीके से इनके अंदर प्रोसेस रहता है। यहाँ पर एपिडर्मिस, कट लगा, क्यूटिस, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, बोन, फ्रेसिकट, सर्विसेज। जब चोट लगती है तो ये सब एक्सपोज हो जाते हैं एपिडर्मिस, तो वहाँ पर जो कोशिका है वो डी डिफ्रेंशिएट होती हैं
क्योंकि पहले कोशिका रीडिफ्रेंशिएट हो चुकी होती हैं, वो वापस चोट लगने पर वहाँ की कोशिका डी-डिफ्रेंशिएट होकर ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन करती हैं। अब डी-डिफ्रेंशिएटेड कोशिकाएं अब वापस रीडिफ्रेंशिएट होती हैं और वहाँ पे वापस उसी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लास्टेमा के निर्माण के बारे में 2 सिद्धांत हैं। फर्स्ट वन में ब्लास्टेमा की कोशिकाएं स्थानीय या लोकल होती हैं और इनका उद्गम जख्म की सतह के निकटवर्ती ऊतकों से होता है। इस मत के अनुसार जो वुंड है उसको ढकने वाली उपकला को छोड़कर शेष सभी कोशिकाएं ब्लास्टेमा की निकटवर्ती कंकाली पेशियों एवं संयोजी ऊतकों के विभेदीकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्वतंत्र कोशिकाओं से उपलब्ध होती हैं। दूसरा जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जख्म के निकटवर्ती भागों से जो प्राप्त विभेदित कोशिका हैं ब्लास्टेमा निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती। ब्लास्टेमा निर्माण कोशिकाएं अमीबीय गति द्वारा रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के दूरस्थ भागों से जख्म क्षेत्र में पहुंचती है। ये कोशिकाएं विशिष्ट आरक्षित कोशिकाएं होती हैं जिनमें परिवर्धन क्षमता है वो बनी रहती हैं तथा विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो रीजनरेशन है उसका स्टेप्स क्या है और किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीजनरेशन।